पे इसका एम्पलीट्यूड है ए और फ्रीक्वेंसी है एफ और इसका जो टाइम पीरियड है टी, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आपका, जैसे हमने आपको पहले बताया कि टाइम यहाँ पे एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में आपका एम्पलीट्यूड है। तो पर्टिकुलर टाइम टी इज इक्वल टू टी पे इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, सॉरी इसकी वैल्यू है वो 0 है। टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे इसकी जो वैल्यू है वो 0 है। अब हमारा ये जो फेस है वो पर्टिकुलर एक सर्टेन टाइम अंतराल के बाद जो है यहाँ पे अपने फेस को रिपीट करेगा, यानी कि एक आपका फेज ये है और दूसरा फेज ये है। तो दूसरा फेज आने से पहले ये जितना भी टाइम लेता है उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। सो दिस इज योर द टाइम पीरियड फ्रॉम विच द सिग्नल इज रिपीटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द सेम फेस, सेम वेव फॉर्म, है ना। तो हमारा यहाँ पे एक जो आपका ए है, ए इज योर एम्पलीट्यूड, डब्ल्यू इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एफ इज योर linear frequency. So w omega, sorry, we can also say that is omega. So omega is equal to 2 pi f. So this is the relationship between the angular frequency as well as linear frequency. और यहाँ पे जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और आपका जो एफ है वो लीनियर फ्रीक्वेंसी है और थीटा हमारा यहाँ पे फेस है जो कि रेडियन के फॉर्म में डिनोट करेंगे। फिर हमारा डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल है, तो इसको डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल कह सकते हैं या डिस्क्रीट टाइम साइनसोइडल सिग्नल कह सकते हैं। ये भी एक प्रकार का पीरियोडिक सिग्नल है, साइनसोइडल सिग्नल है और डिस्क्रीट के फॉर्म में है। तो इसको भी हमने डिफाइन किया है एक्स एन इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा एन प्लस थीटा, वेयर ए इज योर एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एन इज द independent variable and the value of n lies from start from the minus infinity to infinity, यानी कि जो n की जो वैल्यू है वो इंटीजर होगी और वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी। ये आपका कॉस का बिहेवियर है। कॉस का बिहेवियर का मतलब क्या होगा कि साइनसोइडल बिहेवियर है, तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, राइट। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश की थी कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को किस तरीके से यहाँ पे समझा जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो एनालॉग सिग्नल है उसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ऐसा सिग्नल जो कि टाइम के हर इंस्टेंट पे डिफाइन हो, तो उस प्रकार का जो सिग्नल होता है उसको हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ऑन द अदर हैंड द डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड if its value is some discrete manner with respect to time। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो बिहेवियर है वो इसकी वैल्यू जो डिफाइन की गई है वो सर्टेन टाइम में डिफाइन की गई है, टाइम के हर इंस्टेंट में डिफाइन नहीं है, कंटिन्यूअस टाइम में डिफाइन नहीं है, वो डिस्क्रीट टाइम में डिफाइन है। तो इसलिए हम इस प्रकार के जो सिग्नल्स को कहते हैं डिजिटल सिग्नल, राइट। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एनर्जी सिग्नल क्या होते हैं, पावर सिग्नल क्या होते हैं। तो उस टाइम कुछ टाइम का इशू आ रहा था, इसलिए हम उसको ब्रीफली नहीं समझा पाए थे। इसलिए हम यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो एनर्जी सिग्नल होते हैं उसकी एनर्जी फाइनाइट होती है और जो पावर सिग्नल होते हैं उसकी पावर फाइनाइट होती है। अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल, इसको समझने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके जो एनर्जी सिग्नल होते हैं उसकी फाइनाइट एनर्जी होगी, तो फाइनाइट एनर्जी होगी और उसकी जो पावर होगी वो जीरो होगी, उसकी जो पावर होगी वो जीरो होगी। ये मैं आपको इसके नीचे वाला जो फार्मूला है वहां से मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। अब इसलिए अगर मैंने कहा कि अगर कोई भी एक्सटी सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल है, तो एनर्जी सिग्नल का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो एनर्जी है वो फाइनाइट होगी, उसकी जो एनर्जी होगी फाइनाइट होगी। तो फाइनाइट होने का मतलब क्या हुआ कि हम उसको जीरो से लेकर के इनफाइनाइट वैल्यू के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हम उस पर्टिकुलर सिग्नल्स को कहेंगे एनर्जी सिग्नल। और किसी भी सिग्नल की जो एनर्जी है उसको हम इस फार्मूले से डिफाइन करेंगे, E इज इक्वल टू समेशन स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी स्क्वायर डी टी।
यहाँ पे xt क्या है, xt आपका सिग्नल है जो कि कंटिन्यूअस सिग्नल है, आपका जो xt है वो कंटिन्यूअस सिग्नल है। तो ये आपका जो फार्मूला है E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी magnitude of xt square dt. So this is the formula of energy of any signal. So if we want to calculate the energy of any signal, so by using this formula we can calculate the energy of that particular signal. And if that signal is energy signal, that means the energy of that particular signal is finite and its value is lie between 0 to infinity, right? ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर हम पावर सिग्नल को भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि आपका जो पावर सिग्नल है, पावर सिग्नल का मतलब क्या हुआ कि जिसकी पावर फाइनाइट हो और उसकी एनर्जी इनफाइनाइट हो, है ना। तो हमारा जो फार्मूला है पावर सिग्नल का, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। P इज इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2t इंटीग्रेशन माइनस टी टू टी और मैग्नीट्यूड xt स्क्वायर डी टी। जरा हम ध्यान से देखें कि अगर यहाँ पे t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है हमारी चेंज हो जाएगी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी स्क्वायर डी टी। तो हम क्या इस वैल्यू को एनर्जी कह सकते हैं, हम क्या इस वैल्यू को एनर्जी कह सकते हैं, है ना, हम इस वैल्यू को एनर्जी कह सकते हैं। अब देखो हमने अभी आपको जो पहले बताया एनर्जी सिग्नल, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कैसे कि जैसे मान लीजिए आपके पास पावर सिग्नल है, सॉरी आपके पास ये पी का फार्मूला है, पी का फार्मूला होने का मतलब क्या हुआ कि ये आपकी पावर, किसी भी सिग्नल की पावर को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। अब अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि अगर कोई फाइनाइट एनर्जी है, ठीक है, तो आपकी ये वाली वैल्यू तो फाइनाइट हो गई। अब हमारा यहाँ पे टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो फाइनाइट ऊपर फाइनाइट है और नीचे इन्फिनिटी है, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 सर, 0। अगर हमने कह दिया कि हमारा देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है दिस इज योर एनर्जी और ये हमारा फाइनाइट है, भाई आपको लिमिट तो आती है, आपको लिमिट के जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको लिमिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 12th में पढ़ा दिया जा चुका है। इसलिए ये जो वैल्यू है अगर ये फाइनाइट है, अब यहाँ पे टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर किसी भी सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट है तो उसकी पावर 0, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 0। वो जो 0 पावर होगी वो यहाँ से निकाल सकते हैं। भाई आपकी ये वैल्यू है फाइनाइट और ऊपर है फाइनाइट और नीचे है टी और टी टेंडिंग टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि पी की वैल्यू हो गई 0। जब पी की वैल्यू 0 है इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सिग्नल है जिसकी एनर्जी फाइनाइट है तो उसकी जो एवरेज पावर होगी वो हो जाएगी 0। तो हम ये सेंटेंस को तो बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि अगर किसी सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट है तो उसकी पावर कितनी होगी, 0। अब हम एक बार पावर के बारे में देख लेते हैं कि अगर हमारा कोई भी सिग्नल पावर सिग्नल है तो उसकी वैल्यू है फाइनाइट, तो एनर्जी कितनी होगी, इनफाइनाइट। ये एनर्जी है इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट कैसे निकालेंगे कि देखो हमारी पावर कितनी है, फाइनाइट, पावर हमारी कितनी है, फाइनाइट, और यहाँ पे टी है इन्फिनिटी, आपका नीचे इन्फिनिटी है, तो ऊपर कितना होना चाहिए, अगर हम लिमिट को अगर हमें पी की वैल्यू को फाइनाइट करनी है और नीचे आपका इनफाइनाइट है, तो ऊपर की जो वैल्यू है यानी कि ऊपर की वैल्यू क्या, एनर्जी। तो अगर एनर्जी आपकी इनफाइनाइट होगी तो आपका इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट तब जाकर के आपकी पावर फाइनाइट हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही, नो सर, फाइनाइट अपॉन फाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, फाइनाइट कैसे, ये थोड़ा समझ नहीं आया सर। हाँ बिल्कुल, देखो ऊपर आपका इनफाइनाइट है ना, आई मीन इसको ऐसे समझो कि p की वैल्यू फाइनाइट कब होगी, जब आपका t इनफाइनाइट है
और ऊपर की वैल्यू भी इनफाइनाइट है, क्योंकि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट अगर हो जाएगा ना तो आप उसमें लगाओगे एल हॉस्पिटल रूल, उसको फिर डिफ्रेंशिएट करोगे, ऊपर की वैल्यू को भी डिफ्रेंशिएट करोगे और नीचे की वैल्यू को भी डिफ्रेंशिएट करोगे। तो अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की केस है, 0 बाय 0 केस है, तो उसमें उसकी जो वैल्यू आती है वो फाइनाइट आती है। ये आपने लिमिट के कैलकुलेशन में पढ़ रखा है कि अगर यस हमारा सर। लिमिट, मेरी बात समझ में आ गई यस सर। है ना? क्योंकि अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का इसमें फॉर्म बन रहा है या 0 बाय 0 का फॉर्म बन रहा है, तो ऑटोमेटिक हम उसमें क्या करते हैं कि हम डिफरेंशिएट वाला फार्मूला जो एल हॉस्पिटल को जरूर लगाते हैं, यानी कि हम ऊपर की वैल्यू को भी डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे की वैल्यू को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तब जा करके हमारी जो पर्टिकुलर जो लिमिट की जो वैल्यू आती है वो फाइनाइट आती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका जो सिग्नल है वो पावर सिग्नल है तो उसकी वैल्यू फाइनाइट होगी और उसकी जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट होगी। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये आपको मैथमेटिक्स से भी थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज हो जाएगा कि अगर हम मान लो कभी बाद में भूल भी जाते हैं कि सर जिसकी एनर्जी फाइनाइट होगी उसकी पावर क्या होगी, या जिसकी पावर फाइनाइट होगी उसकी एनर्जी क्या हो सकती है, अगर मान लो बाद में हम भूल भी जाते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है लिमिट को कैलकुलेट करने के बारे में, तो आप यहाँ पे आसानी से ये निकाल सकते हैं कि अगर जिस पर्टिकुलर सिग्नल्स की एनर्जी फाइनाइट है तो उसकी पावर भी 0 होगी, और जिस सिग्नल्स की पावर फाइनाइट है तो उसकी एनर्जी इनफाइनाइट होगी। ये इस पे क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ये फार्मूले से एक बार देखा जा सकता है, राइट? तो इसलिए देखो यस सर। हमारे, हाँ, जो जो सिग्नल एनर्जी सिग्नल होगा वो पावर सिग्नल नहीं हो सकता, और जो सिग्नल आपकी पावर सिग्नल है वो एनर्जी सिग्नल नहीं हो सकती। आप इस बात को समझना कि जो सिग्नल आपकी एनर्जी सिग्नल है, अगर एनर्जी सिग्नल है तो उसकी पावर 0 है, तो पावर सिग्नल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एनर्जी सिग्नल है वो फाइनाइट एनर्जी है, उसकी एनर्जी फाइनाइट है, तो पावर आपकी हो जाएगी 0। अगर आपका सिग्नल पावर सिग्नल है तो उसकी पावर फाइनाइट है और उसकी जो एनर्जी इनफाइनाइट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों को रिलेट करने की कोशिश करें तो कोई भी एनर्जी सिग्नल आपकी पावर सिग्नल नहीं हो सकता है, या कोई भी पावर सिग्नल आपकी एनर्जी सिग्नल नहीं हो सकती है। यस सर। यस सर। है ना? अब ये बात तो समझ में आ गई है कि सर एनर्जी सिग्नल अलग होती है, पावर सिग्नल अलग होता है। किसी भी सिग्नल की किसी भी सिग्नल्स की एनर्जी को इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे और किसी भी सिग्नल्स की पावर को इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, राइट? यस सर। अच्छा, अब यस इसके सर। बाद जो है हम यहाँ पे सिग्नल्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, हम जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम में डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस सिस्टम में जाने से पहले हमें पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में समझना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए हमने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन क्या है ना? ये सारी चीजें बताई। फिर मैंने आपको बताया कि सिग्नल को किस तरीके से समझेंगे, कितने प्रकार के सिग्नल हैं, सिग्नल्स को कैसे हम क्लासिफाई करेंगे। हम किसी भी चीज को आगे तक पहुंचने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप समझने की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम सीधे कम्युनिकेशन सिस्टम में जाने के बजाय हम इंडिविजुअल जो टर्म है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करते करते जो है हम आगे बढ़ते जाने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद जो है हम सिग्नल्स के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि सिग्नल को दो मेनली क्लास में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो टाइम डोमेन सिग्नल और एक है फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल, यानी कि यहाँ पे सिग्नल्स के दो मेन डोमेन है, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन। So there are the two type of the representation of any signal which can be represent the signal. One is the time domain signal and second one is the frequency domain signal. Yeah, we can say the time can be the signal can be represented into the two main category. One is the time domain representation and second one is the
फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। बेटा एक अभी मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट, मुझे 1 मिनट का टाइम दो, भी मैं आ रहा हूँ। हाँ, मेरी आवाज आ रही बेटा? यस सर। ओके, ये अमित राजपूत जी की आवाज नहीं आ रही? यस सर। सो रहे हो क्या? नहीं सर। ओके, तो अब मैं यहाँ पे ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था कि हमारे जो सिग्नल है उसको दो मेन क्लास में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन और आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो सिग्नल होता है वो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम डोमेन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो सिग्नल है उसका जो बिहेवियर है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, तो उसे हम कहते हैं टाइम डोमेन सिग्नल। ऐसा सिग्नल जो कि जिसका बिहेवियर टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है, जो सिग्नल व्हेन सिग्नल इज अ टाइम वेरिंग क्वांटिटी देन वी कैन से दैट सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड इन टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, राइट? नाउ कम टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम निकालते हैं, सिग्नल्स को हम उसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्वेश्चन ये है कि हम किसी भी सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो पहली चीज ये है कि अगर आपका सिग्नल टाइम डोमेन में है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में निकालने के लिए यहाँ पे दो प्रकार के ट्रांसफॉर्म है या सीरीज है। एक तो है फोरियर सीरीज और दूसरा है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो बेसिकली आपका जो फोरियर सीरीज होता है वो, अगर आपका जो सिग्नल कंटिन्यूअस, अगर आपका सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है तो पीरियोडिक सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन उसके फोरियर सीरीज के माध्यम से उसको कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपका जो सिग्नल वो नॉन पीरियोडिक है तो उस प्रकार के सिग्नल्स को हम उसके सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे, तब जा करके
हमें उस सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैलकुलेट होगा। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम निकालने के बाद जो है हम पर्टिकुलर उस सिग्नल्स के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। तो सिग्नल एनालिसिस आपका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन होता है कि किसी भी सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करने के लिए बहुत काम में आता है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो है हमारा किसी भी सिग्नल्स को एनालिसिस करना बहुत आसान रहता है। हम सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। तो फोरियर सीरीज मैंने आपको बताया कि जो फोरियर सीरीज है, फोरियर सीरीज जो है पर्टिकुलर उन सिग्नल्स के लिए कैलकुलेट करते हैं जो हमारा पीरियोडिक सिग्नल है। ऐसे सिग्नल्स का हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम निकालेंगे तो हमें उसका फोरियर सीरीज निकालना पड़ेगा, तब जा करके हम उन सिग्नल्स का हमें फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। अब हमारा क्या होता है कि आपका जो फोरियर सीरीज है, फोरियर सीरीज में हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ द साइनसॉइडल whose frequency आर हार्मोनिकली रिलेटेड। तो हार्मोनिकली रिलेटेड का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई साइन वेव है, सपोज साइन वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, वो ओमेगा नॉट है। यानी कि हम ये कहते हैं साइन 2 पाई मल्टीप्लाई 2t। तो 2 पाई मल्टीप्लाई 2t का मतलब क्या हुआ कि इस सिग्नल की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज है, ठीक है ना। अब जब ये 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो इसके मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं? 4 हर्ट्ज, 6 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 12 हर्ट्ज। तो उसको कहते हैं हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स का मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल में जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं उसको बोलते हैं हार्मोनिक्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के एसोसिएशन में जितने भी हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं उन सभी का सम जो है वो फोरियर सीरीज के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप ये समझें कि अगर कोई भी सिग्नल आपका पीरियोडिक सिग्नल है तो उस पीरियोडिक सिग्नल्स का अगर हमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम निकालना है तब हम उस सिग्नल्स का फोरियर सीरीज निकालेंगे, राइट। यस सर। यस सर। अच्छा, अब रही बात फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में अगर आपका सिग्नल नॉन पीरियोडिक है, यानी कि पीरियोडिक नहीं है, नॉन पीरियोडिक को हम ए पीरियोडिक सिग्नल भी कहते हैं। ए पीरियोडिक सिग्नल कहिए चाहे नॉन पीरियोडिक सिग्नल कहिए, बात एक ही है। यानी कि ऐसा सिग्नल जो कि पीरियोडिक नहीं है उसको हम कहते हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल का अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उसके लिए हमने आपको यहाँ पे फार्मूला बताया है कि सपोज आपके पास कोई भी सिग्नल xt है जो कि नॉन पीरियोडिक है, तो नॉन पीरियोडिक xt सिग्नल का अगर हमें फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करना है तो हमें उसका पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला है वो आपको पहले पता है कि एफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ ओमेगा। एक्स ऑफ ओमेगा का मतलब क्या हुआ कि दिस इज द फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका पर्टिकुलर फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी डी टी। So this is the formula to calculate the Fourier transform of any non-periodic signal xt. This is the formula of calculation of the Fourier transform of non-periodic signal xt. And after computational, the function, its function will be as a function of frequency. So Fourier transform is totally depend on the frequency of that particular signal. तो कहने का मतलब ये होगा कि जब भी हम किसी सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे तो हम पहले ये चेक करेंगे कि आपका सिग्नल पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक। अगर आपका सिग्नल पीरियोडिक है तब हम उस सिग्नल्स का फोरियर सीरीज कैलकुलेट करेंगे। अगर आपका सिग्नल नॉन पीरियोडिक है तब हम उस सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अब अगर मान लीजिए हम उस सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल चुके हैं तो हमें अगर वापस
हमें सिग्नल टाइम डोमेन में अगर वापस जाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में समझना बहुत अनिवार्य है। तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डोमेन से आपका टाइम डोमेन सिग्नल्स में वो ले जाने का तरीका है, एंड दैट इज कॉल्ड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ए transform which transform the frequency domain of any signal into time domain of that particular signal। वो आपका टाइम डोमेन में वापस रिवर्ट कर जाएगा, राइट। तो अब आपका जो फार्मूला है वो हमारा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है xt, और वापस हम फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में जाएंगे। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म विच ट्रांसफॉर्म द frequency of the particular signal into the time domain, right? So we can calculate the inverse Fourier transform by using the formula of the inverse Fourier transform and apply and the particular Fourier transform of that particular signal. So we can easily obtain the signal which is in time domain, right? तो ये हमारा कहने मतलब ये हुआ कि ये सारी चीजें बेसिकली सिग्नल्स एनालिसिस के फॉर्म में सिग्नल एनालिसिस हम जब किसी भी सिग्नल्स का करेंगे तब हम इन चीज़ों का काफ़ी विशेष ध्यान दिया जाएगा, इसलिए ये सारी चीज़ों के बारे में आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। यस सर। अच्छा, तो एक बार इसको समझाओ। अमित राजपूत, ये आपको स्लाइड दिख रही है? यस सर। हाँ, अब बताओ इसमें क्या लिखा है? सर इसमें लिखा है कि जो सिग्नल होते हैं वो सर दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक टाइम डोमेन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन। बहुत बढ़िया। और जो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है वो सिग्नल वो टाइम के उसमें वेरी करता है। और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। हम जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को हम शो करने के लिए टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करते हैं बाय द अप्लाइंग फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज। बहुत बढ़िया। हम फोरियर ट्रांसफॉर्म तो हम नॉन पीरियोडिक के लिए अप्लाई करते हैं और फोरियर सीरीज हम पीरियोडिक के लिए अप्लाई करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जो है हमने आपको पहले बताया कि सिग्नल आपका पीरियोडिक है तो फोरियर सीरीज निकालेंगे, सिग्नल आपका नॉन पीरियोडिक है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, राइट। तो ये सब सारी चीजें हैं जो कि आपको किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में स्टडी करने से पहले आपको ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि सब सिग्नल किस प्रकार का है। हमें मान लीजिए उसका रीजन ये है कि हम अगर कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर लगाने का मतलब क्या हुआ कि सर्टेन बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और सर्टेन बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को वो रिजेक्ट करेगा। तो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करने का मतलब क्या होगा कि हमें पहले सारी चीज को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ले जाएंगे, तभी तो हम फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो सारी चीजों को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ले जाने का मतलब ये है कि आइदर यू हैव टू कैलकुलेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म और यू हैव टू कैलकुलेट द फोरियर सीरीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सिग्नल दैट विच टाइप ऑफ द सिग्नल यू आर टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। नाउ कम टू द, ये सारी चीजें समझने के बाद जो है हम थोड़ा थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे कि मॉड्यूलेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि अगर आप लोग और मेरे के बीच अगर 1 मीटर की डिस्टेंस है और हम उसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आप तक पहुंच जाएगी। फिर मैंने बताया कि अगर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गई, 2 मीटर हो गया तो चांसेस कम है, 10 मीटर हो गया तो और चांसेस कम है, 50 मीटर हो गया तो और भी चांसेस कम है, सिंपली इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन सिस्टम को एग्जिस्ट कराना है तो हम वहाँ पे एक कैरियर का इंक्लूजन करेंगे
जो कैरियर का इंक्लूजन जब कर देंगे तो एक आपके पास दो प्रकार के सिग्नल हो गए, वन इज योर कैरियर सिग्नल एंड अदर इज योर हम जो चीज वहां पे भेजना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप लोगों के बीच और हमारे बीच में अगर 50 मीटर का डिस्टेंस है और हम एक प्लेन पेपर में आप सभी लोगों का नाम लिख के आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो क्या पहुंचेगा वो? नहीं पहुंचेगा सर। नहीं पहुंचेगा। फिर हाँ, तो हम आपका जो प्लेन पेपर है जिसमें मैंने आप तीनों का नाम लिखा है, तो दिस इज कंसीडर एज ए इंफॉर्मेशन सिग्नल और वी कैन से बेस बैंड सिग्नल, है ना, और वी कैन से मैसेज सिग्नल। तो ये आपका मैसेज सिग्नल है। ये आपका मैसेज सिग्नल जो कि 50 मीटर की दूरी पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर मैसेज सिग्नल्स में हमें कैरियर का इंक्लूजन करना पड़ेगा। कैरियर का जब इंक्लूड कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है आप तक पहुंच जाएगा। उसका रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास प्लेन पेपर है, उस प्लेन पेपर में मैंने काफी भारी पत्थर इसमें बांध करके तब आपके पास फेंका, तो अगर हमारा पत्थर का जो वेट है वो प्लेन पेपर के वेट से कई गुना ज्यादा है, तो आपके 50 मीटर के बजाय वो 100 मीटर तक पहुंच जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोन, है ना, यू कैन डिसाइड हाउ मच डिस्टेंस इट कैन ट्रेवल फ्रॉम बिटवीन द टू पार्टीज, है ना। लेकिन हम इसी चीज को टेक्निकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें कि अगर आपके कैरियर की फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा है तो ही आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका इसी चीज को हम कम्युनिकेशन सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या पर्पज होता है कि हमारा पर्पज ये है कि इंफॉर्मेशन बीडिंग सिग्नल को या बेस बैंड सिग्नल्स को कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हम ट्रांसमीटर से रिसीवर, मतलब ये है कि एक साइड में आप हो और एक साइड में मैं हूँ, तो मैं एज ए ट्रांसमीटर के तरीके से ट्रीट करूंगा क्योंकि मैं सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा हूँ, मैं सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहा हूँ। और जो चीज किसी भी सिग्नल, जो चीज अगर मैसेज को ट्रांसमिट करती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसमीटर। द एंटिटी विच ट्रांसमिट एनी सिग्नल इज कॉल्ड ट्रांसमीटर एंड द एंटिटी व्हेन it is received then we can say that is the receiver. So transmitter and receiver both are the different. Transmitter is situated at the one place and the receiver is just situated at the another place. So whenever transmitter transmit any information with help of the carrier, then that thing is going to the receiver. It depend upon the frequency of the carrier. It depend upon the weight of the that particular stone, whatever you combine two signals, है ना। अच्छा, अब नाउ कम टू द सेकेंड टर्म, द बेस बैंड सिग्नल। द बेस बैंड, हमने यहाँ पे बेस बैंड का जो टर्म यूज किया गया है, बेस बैंड का मतलब क्या हुआ, इट इज यूज टू डिजाइन द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो बेस बैंड का मतलब क्या हुआ, बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, है ना। अच्छा, बेस का मतलब क्या हुआ, बेस का मतलब what is the base and what is the base, what is the band, what is the base and what is the band. Base is designated as the low frequency and band is the designated at the band of frequency. So when you are talking about the base band, that means the band in which low frequencies are lie is called base band frequency. Is also ओरिजिनल सिग्नल, है ना। तो कहने मतलब ये हुआ कि आपका जो ओरिजिनल सिग्नल होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट होता है। आपका जो ओरिजिनल सिग्नल होता है वो लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट होता है। उस सिग्नल्स में जो लो फ्रीक्वेंसी रहती है, कोई भी मैसेज सिग्नल है, कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंटल कोई भी सिग्नल है, कोई भी वॉइस सिग्नल है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं, आप बोलते हो, है ना, तो आपके जो बोलने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। तो इस चीज को हमने यहाँ पे कहा है कि बेस बैंड सिग्नल या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल।
So basically the term baseband is used to design the band of the frequency representing the original signal as delivered by the information source, right? अब इसके बाद आपका जो कम्युनिकेशन चैनल आता है, तो कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या हुआ भाई? आपका जो देखो मैंने आपको पहले बताया था कि कम्युनिकेशन सिस्टम को एग्जिस्ट होने के लिए एक तो आपका सिग्नल चाहिए, दूसरा आपका चैनल चाहिए, और तीसरा आपका ट्रांसमीटर चाहिए, और चौथा आपका रिसीवर चाहिए. So these are the essential part of any communication system. So whenever you are talking about the communication system, and if you guess that one of these essential part is missed, then you cannot exist a communication system, because these are the essential part. So whenever you left any one of the source, then you cannot talk about the communication system. So basically the proper utilization of the communication channel, it require a shift of the range of the baseband frequency into other frequency which is suitable for the transmission and corresponding shift back to the original frequency after reception. तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो communication channel होता है उसका मेन पर्पज ये है कि हम जिस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है उसको किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी रेंज में पहले वो कन्वर्ट करता है, जिससे कि ट्रांसमीटर के लिए वो सुटेबल है. और जो हमारा शिफ्टिंग होती है उतना ही शिफ्ट जो है रिसीवर साइड में बैक ओरिजिनल सिग्नल्स को प्राप्त करने के लिए होता है, जिससे कि हमारा जो सिग्नल है वो रिसीवर एंड पे प्रॉपर उसको रिसीव कर सके. तो आपका जो चैनल है, चैनल का मेन पर्पज यही होता है कि पहले चैनल क्या करेगा कि सिग्नल्स की जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है जो कि सिग्नल्स की लो फ्रीक्वेंसी बैंड है ना, सिग्नल की जो लो फ्रीक्वेंसी बैंड है उसको दूसरे फ्रीक्वेंसी बैंड में कन्वर्ट करेगा जो बैंड ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल हो, और जितना शिफ्ट करेगा उतना ही रिसीवर साइड में वो शिफ्ट बैक करेगा. और शिफ्ट बैक करने के अगर वो प्रॉपर शिफ्टिंग बैकिंग नहीं हो पाएगी तो हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो रिसीवर पे रिसीव नहीं हो पाएगा. So this is the main concept of the proper utilization of the communication channel. So whenever you are talking about the communication channel, then the main purpose of the communication channel is it is a shift the range of the baseband frequency into other frequency range which is suitable for the transmission, and after transmitting that particular signal, same shift back is necessary to recover the original signal at the receiver end, right? So shifting of the range of the frequency in a signal is accomplished by the using the modulation. So shifting from the low frequency to other frequency is called modulation. तो मॉड्यूलेशन का मतलब आपको ये समझना कि मॉड्यूलेशन क्या होता है कि मॉड्यूलेशन बेसिकली हम लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट जो कि आपका मैसेज सिग्नल्स का है उस लो फ्रीक्वेंसी को हम हायर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं जो कि ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल है. तो दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन. इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताइए. नो सर. नो सर. अच्छा आगे. अब हाँ मतलब मेरी बात समझ में आ रही है. अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आज की क्लास जो है लगभग हमारे 1 घंटे की हो गई है. आप ये पीपीटी को मैं आपको शेयर कर दूंगा और शेयर करने के बाद इसको पढ़ने की कोशिश करना. उस दिन मैंने आपको जो लिंक व्हाट्सएप में शेयर किया था उससे आप लोगों को बुक मिल गई है. यस सर. है ना, तो उस बुक को डाउनलोड कर लो और जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें उसकी भी हेल्प ले लो और मेरी पीपीटी की भी हेल्प ले लो. अब अगर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को व्हाट्सएप में एक बार व्हाट्सएप कर देना, मैं उसको हेल्प करा दूंगा. ठीक है ना. तो आज की सेवा यहीं तक, बाकी मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा. राइट. ओके सर. थैंक यू सर. ओके. थैंक यू सर.